नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 12 मार्च 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज के विषयों को देख लेते हैं। आज के सत्र के तहत हम सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तरों को देखेंगे, जो हमने आपको कल अभ्यास के लिए दिए थे। उसके बाद हम जलवायु न्याय से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आज के अखबार में दिए गए रोहिंग्या संकट के एक आलेख की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम भारत जापान अंतरिक्ष सहयोग के संदर्भ में नवीन वार्ता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और फिर हम गलत अभियोजन के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न आपको करने के लिए देंगे और फिर हम अभ्यास प्रश्न में मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न आपको लिखने को देंगे, जिसके उत्तर संरचना की हम आपके साथ भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के साथ साथ पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी पेश किया जा सकता है। दूसरा कथन है, इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों में से 1/5 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है, यदि प्रस्ताव राज्यसभा में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF निजी क्षेत्र को छोड़कर परमाणु प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, विद्युत संयंत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता है। CISF एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास एक अनुकूलित और समर्पित फायर विंग है। CISF एक प्रतिपूरक लागत बल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन की उपर्युक्त सभी। तो इसमें केवल दो और तीन आपका सही उत्तर है, सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? यह सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक असमापक आरक्षित निधि नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का प्रशासन और रख रखाव वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में भेजी गई राशि का उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मनरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए किया जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन की उपर्युक्त सभी। तो इसमें केवल एक कथन ही सही है और हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय और तत्कालीन आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया गया था। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य के लिए जाति आधारित आबादी की गणना नहीं करती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर प्रत्येक 10 साल में जनगणना आयोजित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें केवल एक और दो सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में शेर जैसी पूंछ वाले मैकॉक बंदर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, दो और तीन, केवल दो,
केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसके संदर्भ में केवल 1, 2 और 3 हमारा सही उत्तर है और उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। यह संदर्भित है अमेरिका में नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद धारण किए जाने के बाद से ही जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के प्रति की जाने वाली कार्यवाही पर फिर से एक नवीन प्रकार का बल दिया जाने लगा है। मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले भी ओबामा के काल में जलवायु परिवर्तन के प्रति काफ़ी सकारात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके तहत मुख्य रूप से इसमें हमें याद रखना होगा 2015 का पेरिस जलवायु समझौता, जिसके माध्यम से यह कोशिश की गई थी कि हम इस सदी के अंत से पहले तक इस पूरे जलवायु परिवर्तन के कार्यवाही के तहत बढ़ने वाले संभावित तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने ना दें और आदर्श रूप में हमारा ये प्रयास रहे कि कुल मिलाकर तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना बढ़ने पाए। ओबामा के काल में यह भी आश्वासन दिया गया था कि उनके माध्यम से विकसित देश ये प्रयास करेंगे कि विकासशील देश अपने देशों में हरित तकनीक को लागू कर सकें। इसके संदर्भ में भी एक उदार आधार पर फंडिंग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के काल में यह सभी वादे भुला दिए गए और एक प्रकार से ओबामा के काल में जितनी भी जलवायु परिवर्तन के प्रति सकारात्मक कार्रवाइयां की गई थी वह सब बैकडोर में आ गई। हालांकि जनवरी में जो बाइडेन के नवीन राष्ट्रपति बनने के बाद से फिर से जलवायु परिवर्तन के प्रति सकारात्मकता देखी गई है और इसके संदर्भ में हम कई नवीन प्रयासों को देखने लगे हैं। जैसे कि अमेरिका इसके संदर्भ में आने वाले अप्रैल माह में मेजर इकोनॉमीज के एक फोरम को बुलाने जा रहा है। इससे पहले मेजर इकोनॉमी फोरम का एक और बैठक देखा गया था मार्च 2009 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति बुश के काल में इसे बुलाया गया था और मुख्य रूप से इसके माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि दुनिया के जो महत्वपूर्ण कार्बन उत्सर्जक देश हैं जैसे कि चीन आदि, उन सभी देशों के बीच कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम किए जाने के संदर्भ में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और सभी महत्वपूर्ण कार्बन उत्सर्जन देश मिलकर आने वाले समय में पूरी दुनिया में जलवायु न्याय पर कार्य कर सकें और साथ ही साथ 2050 तक देशों के द्वारा मिलकर कार्बन न्यूट्रल होने पर बल दिया जा सके। इसके तहत मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हमें समझना होगा जलवायु न्याय क्या होता है और फिर उसके बाद हम कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर कार्बन न्यूट्रल होना क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जलवायु न्याय क्या है। जलवायु न्याय एक ऐसे शब्द को दर्शाता है जिसका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग को एक नैतिक और राजनीतिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करने से है और इसके तहत इस बात पे बल दिया जाता है कि जलवायु न्याय में जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जब हम बात करते हैं तापमान वृद्धि की और इस तापमान वृद्धि से पड़ने वाले मानव पर, देशों पर और प्रजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव की, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह केवल और केवल पर्यावरण से संबंधित मुद्दा नहीं है, यह केवल और केवल भौतिक पर्यावरण से संबंधित मुद्दा नहीं है, अपितु इसके कई आयाम हैं जिसमें मुख्य रूप से हमें नैतिक और राजनीतिक आयामों पर भी समान रूप से बल देना होगा। और यदि हम जलवायु वार्ताओं में न्याय की अवधारणा को शामिल कर सकेंगे तो इसके माध्यम से मुख्य रूप से विकासशील और अल्प विकसित देश भी इसके संदर्भ में सकारात्मक रूप से कार्यवाही कर सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लाइमेट जस्टिस या फिर जलवायु न्याय की जब भी बात की जाएगी
रहेगी। इसमें मुख्य रूप से हम पहचान किए जाने पर बल देंगे और इस पहचान किए जाने पर बल के तहत हम मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से दुनिया के स्तर पर अलग अलग प्रकार की मानव प्रजाति और अन्य जंतु प्रजातियों की विद्यमानता है। किस प्रकार से जलवायु न्याय में हमें इस बात को भी शामिल किए जाने की जरूरत है कि जब भी किसी देश विशेष में गरीबी का प्रसार देखने को मिलता है तो इसी के अनुपात में वहाँ पे अपराध भी देखने को मिलते हैं और इन सारी बातों को हमें जलवायु न्याय के संदर्भ में पहचानना होगा। साथ ही साथ जब भी हम जलवायु न्याय की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो हमें देशों में विद्यमान विधिक दर्जे को ध्यान में रखना होगा। हमें देशों में विद्यमान आर्थिक अवसरों को ध्यान में रखना होगा। हमें उन देशों में विद्यमान जनसांख्यिकी या फिर आयु वर्ग को ध्यान में रखना होगा। हमें उस देश में विद्यमान भाषा के साथ ही लिंग के आधारों, वहाँ की जनसंख्या द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों और भागीदारी को बढ़ाने की तरफ भी ध्यान में रखना होगा। जलवायु न्याय की यह पूरी प्रक्रिया इन बातों पर भी निर्भर करेगी कि किस प्रकार से हम किसी भी देश विशेष में वितरण पक्ष को कितना बेहतर कर पाते हैं। इस वितरण पक्ष में हमें बहुत सारे आयामों के समतामूलक न्यायोचित वितरण पर बल देना होगा, जिसमें हमें उस देश में विद्यमान विविधता को ध्यान में रख के वितरण पर बल देना होगा। साथ ही साथ उस देश में स्वास्थ्य की स्थिति, उस देश में किसी भी सरकारी सेवा तक पहुंच की स्थिति, उस देश में विद्यमान प्रदूषण की स्थिति, आयु वर्ग की स्थिति, उस देश की लोचशीलता के साथ ही उस देश में विद्यमान संपदा, उस देश की वायु गुणवत्ता, आवासन की स्थिति, वहाँ के रहने वाले लोगों की बेहतर जीवन दशाएं, साथ ही साथ उस देश में किस प्रकार की ग्रीन अथवा पब्लिक स्पेसिंग है, यानी सार्वजनिक स्थल और हरित स्थलों की किस प्रकार से विद्यमानता है, उस देश विशेष में समुदायों के मध्य किस प्रकार की समरसता है अथवा नहीं, साथ ही साथ उस देश में किस प्रकार की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है और शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है। यदि हम इन सारी बातों को जानेंगे नहीं, इन सारी बातों को हम प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे और साथ ही साथ वितरण प्रक्रिया को हम न्यायोचित और समतामूलक नहीं बनाएंगे, तब तक हम जलवायु न्याय की संकल्पना को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि जब भी आपको जलवायु के संदर्भ में वार्ता करनी होगी तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से जब भी बात की जाएगी जलवायु की, उसका संबंध केवल और केवल भौतिक पर्यावरण से नहीं है, अपितु बहुत सारी अन्य प्रक्रियाओं से है जो सीधे सीधे देशों की विकास की स्थिति को प्रभावित करता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की। कार्बन न्यूट्रलिटी एक ऐसे शब्द को दर्शाता है जिसके तहत किसी भी देश के द्वारा कार्बन उत्सर्जित करने और कार्बन को कार्बन सिंक में वायुमंडल से अवशोषित करने के मध्य एक संतुलन रखने पर बल दिया जाता है। इसके तहत मुख्य रूप से एक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने की स्थिति पर बल दिया जाता है और इसकी प्राप्ति के लिए दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कार्बन अनुक्रमण के द्वारा प्रतिसंतुलित करने की रणनीति पर बल दिया जाता है। मुख्य रूप से आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र अथवा समुदाय के द्वारा जितना वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा उतना ही कार्बन वापस उसको सिंक कर लिया जाएगा, ताकि कुल उत्सर्जित होने वाले कार्बन की मात्रा नेट आधार पर शून्य हो सके। इसको आप कुछ चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि जब हम बात करेंगे कार्बन के संदर्भ में उदासीन होने की, तो कार्बन उदासीनता के तहत आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है।
लेकिन जैसे जैसे ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अन्य विविध माध्यमों से कम भी होती जाती है, जिसमें पेड़ों को लगाना आदि शामिल है। लेकिन हालिया मानवीय गतिविधियों में यह देखा गया है कि किस प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा इन लगाए जाने वाले पेड़ों को जलाया गया है अथवा इन लगाए जाने वाले पेड़ों को कम किया जाता रहा है, और इससे जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती थी कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक किए जाने की या कम किए जाने की, प्रति संतुलित किए जाने की, वह जो है लगातार घटती जाती है और अधिक से अधिक वायुमंडल में हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ते हुए देखते हैं। तो इसी बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम किस प्रकार से फिर से कम कर सकें, और इसके तहत हमें विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को अपनाना होगा कि जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में उत्सर्जन करें, वह कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही मात्रा में वापस कार्बन सिंक के विभिन्न माध्यमों से प्रति संतुलित हो जाए। इसके तहत यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते भी हैं तो हम उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं वृक्षों आदि को लगाकर अथवा हरित तकनीक को अपनाकर, और इसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2050 तक नेट स्तर पर शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को सामने रखा जाने लगा है। इसके तहत मुख्य रूप से कार्बन की ऑफसेटिंग करने की प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, जिसके तहत मुख्य रूप से कोशिश ये की जाती है कि जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, उसको हम विविध माध्यमों से वापस खींच सकें, वापस रख सकें, यानी ऑफसेट कर सकें। जैसे कि मान लीजिए हमने कोयले को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, तो हम उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस खींच सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाकर, और इसके माध्यम से जो वर्तमान कार्बन चक्र में असंतुलन देखा जा रहा है, उस असंतुलन को फिर से प्रति संतुलित किया जा सकता है, और इसके लिए वर्तमान में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 तक यह कोशिश की जा रही है कि 90% से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों को कार्बन न्यूट्रल की श्रेणी में लाया जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक देश इसके संदर्भ में कार्बन उत्सर्जन मानकों की घोषणा भी कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कई अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन के देशों द्वारा बाह्य देशों से किए जाने वाले व्यापार पर कार्बन उत्सर्जन को लेकर एक टैक्स लगाए जाने का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत यदि किसी देश के द्वारा एक सीमा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा तो उसके देश से आने वाले उत्पादों पर एक प्रकार का कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, ताकि अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश इसके माध्यम से दबाव में आए और वे भी जलवायु परिवर्तन को रोके जाने के संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई कर सकें। रघुराम राजन के द्वारा भी इसके तहत एक नवीन सुझाव दिया गया है। उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लोबल फंड को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फंड में ऐसे देशों के द्वारा धनराशि जमा की जाएगी जिनका वैश्विक स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 5 टन से अधिक हो, और इसके माध्यम से देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधनों को रोक पाने में काफी क्षमता हासिल की जा सकेगी। अगर हम इसमें भारत के पक्ष को देखें तो भारत द्वारा ऐतिहासिक जिम्मेदारी के साथ विभेदीकृत उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है, जिसे हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जानते हैं। यह कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि विकसित देश मूल रूप से औद्योगिक क्रांति के सहायक देश रहे हैं। उनके द्वारा औद्योगिक क्रांति को करके एक विकास के स्तर को प्राप्त किया गया। यह जो विकास का स्तर है वह जलवायु परिवर्तन को किए जाने के संदर्भ में काफ़ी नकारात्मक रूप से संबद्ध रहा, क्योंकि यूरोपीय देशों द्वारा जो विकास प्राप्त किया गया वह मूल रूप से कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर आधारित था,
और चूंकि अब वह एक विकास के निश्चित स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनकी एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है कि वह जलवायु परिवर्तन के लिए किए जाने वाले शमन उपायों के संदर्भ में और अधिक योगदान करें और विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों को एक विकास के न्यून स्तर तक प्राप्त किए जाने का अधिकार तो है। यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन को रोके जाने के संदर्भ में जिम्मेदारी है, लेकिन राष्ट्रों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए और विकसित देशों का ज्यादा उत्तरदायित्व बनता है जलवायु परिवर्तन के शमन के संदर्भ में। साथ ही साथ इसके संदर्भ में हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो औसत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है वह मात्र 2 टन ही है, और साथ ही साथ भारत ने जिस प्रकार से हाल के वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। हालांकि सीमा के तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि भारत अभी भी जीवाश्म ईंधनों पर काफी निर्भर है। हालांकि इसके संदर्भ में भी हम निरंतरता के आधार पर प्रयास कर रहे हैं। भारत को यह आवश्यकता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली जलवायु समझौता वार्ताओं में अपने पक्ष को बेहतर ढंग से रख सके। मूल रूप से हमें इसके तहत CBDR के सिद्धांत को स्थापित किए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमें इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिए कि शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने की बात तो सही है, किंतु इसमें हमें ऐतिहासिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को भी समाहित करना होगा, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर जलवायु न्याय को स्थापित कर सकेंगे। इसके तहत मुख्य रूप से हमें इस बात पे बल देना होगा कि किस प्रकार से भारत जैसे विकासशील राष्ट्र अभी भी विकास के उस स्तर को प्राप्त नहीं किए हैं जो यूरोपीय राष्ट्र प्राप्त किए हुए हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता हमारे लिए ये है कि हम अपने विकास के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करें और उसके बाद ही हम अधिक से अधिक जलवायु परिवर्तन को रोके जाने के संदर्भ में कार्यवाही करें। और चूंकि यूरोपीय देश, अमेरिकी देश ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने को विकसित कर पाए हैं, तो वह ज़्यादा जो है योगदान करें, वह जो है ज़्यादा फंडिंग के माध्यम से हरित तकनीकों तक विकासशील देशों की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए कार्य करें, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर जलवायु न्याय को स्थापित कर पाएंगे। यह जो है इस पूरे आर्टिकल का सार है जो हमें इसके संदर्भ में समझना है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में IR से है। यह संबंधित है सुप्रीम कोर्ट में 150 रोहिंग्या शरणार्थियों को जम्मू की एक जेल में बंद किए जाने के संदर्भ में याचिका को दाखिल किए जाने से। इसके तहत कुछ समय पहले ही अखबारों में खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर की एक उप जेल में 150 रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध रूप से बंद कर दिया गया है और उन्हें वापस म्यांमार भेजे जाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन म्यांमार में रोहिंग्याओं की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब ये याचिका दाखिल की गई है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ मानवीय आधार पर कार्य किया जाए और इसके तहत मानवीयता को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इसमें हम रोहिंग्या संकट को एक पृष्ठभूमि के साथ समझने का प्रयास कर लेते हैं। रोहिंग्याओं की अगर हम बात करें तो रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम हैं और वह म्यांमार के अनेकों निर्जातीय अल्पसंख्यकों में से एक हैं। 2017 की शुरुआत में म्यांमार में लगभग 1 मिलियन की संख्या देखी गई। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में मुसलमानों के सबसे बड़े प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें से अधिकांश रखाइन राज्य में रहते हैं। इनकी खुद की भाषा और संस्कृति है और वे उन अरब व्यापारियों और अन्य समूहों के वंशज हैं जो पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन म्यांमार की सरकार, जो मुख्य रूप से बौद्ध है, वह रोहिंग्या नागरिकता को इनकार करती है और यहाँ तक कि उन्हें 2014 की जनगणना से भी बाहर देखा गया है।
मूल रूप से उन्हें बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासियों के रूप में देखा गया है और वर्तमान स्थिति यह है कि वह एक प्रकार से स्टेटलेस व्यक्ति के रूप में विद्यमान हो गए हैं। अगर हम हालिया स्थिति के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना द्वारा अपनी रोहिंग्या मुस्लिम आबादी के खिलाफ आतंक, बलात्कार और हत्या के एक व्यवस्थित लक्षित अभियान को अंजाम दिया गया और संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं के अनुसार म्यांमार जैसे बौद्ध बहुल देश के द्वारा 10,000 रोहिंग्याओं को मार दिया गया। इस पूरे व्यवस्थित लक्षित अभियान के चलते 7,30,000 रोहिंग्या भागने को मजबूर हो गए और अधिकांश ने बांग्लादेश में शरण ली। इससे पहले भी लगभग 3 लाख रोहिंग्या म्यांमार में उत्पीड़न का सामना कर चुके हैं, जिससे कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान वर्तमान में उत्पीड़न का शिकार हैं। इसको आप एक मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से म्यांमार के रखाइन राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों की विद्यमानता थी। हालांकि म्यांमार की सेना और सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों के चलते उनमें से लाखों रोहिंग्या मुसलमान अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए और उनमें से अधिकांश वर्तमान में बांग्लादेश के कासिम बाजार अथवा कॉक्स बाजार क्षेत्र में कैंपों में रह रहे हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा हाल ही में रह रहे बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमानों को एक बेहद अस्थिर द्वीप भाषण 4 द्वीप पर विस्थापित किए जाने का एक प्रस्ताव भी सामने रखा गया था, जिसकी बहुत आलोचना की गई थी। मुख्य रूप से रोहिंग्याओं के बारे में कहा जाता है कि वह इस रखाइन स्टेट में काफी लंबे समय से रह रहे हैं। बावजूद इसके म्यांमार के द्वारा इन्हें अवैध प्रवासियों के रूप में देखा जाता है, जिसके चलते उन पर वर्तमान में काफी अत्याचार हुए हैं और वे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नरसंहार का शिकार हैं और स्टेटलेस नागरिक के रूप में दिखाई देते हैं। अब इसके संदर्भ में भारत के रुख के बारे में बात करें तो भारत रोहिंग्याओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखता है और इस बात को भी कहा गया है कि किस प्रकार से रोहिंग्याओं का अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों के साथ संबंध है। यही कारण है कि भारत ने अब तक म्यांमार पर रोहिंग्याओं को वापस लेने और उन्हें म्यांमार के नागरिक के रूप में मान्यता देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार के दबाव को बढ़ाने से इनकार किया है। रोहिंग्याओं के अधिकारों के संदर्भ में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार एक महत्वपूर्ण प्रसंविदा है, जिसके अनुच्छेद 2 के अनुसार शरणार्थी शरण लेने वाले देश में नागरिकों के समान मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के लाभार्थी होते हैं। साथ ही साथ कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून का समान संरक्षण और गैर भेदभाव जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की आधारशिला बनाते हैं, वे भी शरणार्थियों के खिलाफ भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हैं। इसके संदर्भ में 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन भी महत्वपूर्ण है, जिसमें इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत गैर रिफाउलमेंट का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जो ये दावा करता है कि एक शरणार्थी को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां वे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि रोहिंग्याओं के संकट को ध्यान में रखते हुए एक मानवतावादी रुख अपनाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से हमें म्यांमार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव को डालने की आवश्यकता है ताकि वे अपने देश के नागरिकों को वापस ले सके। अल्पकालिक स्तर पर हमें रोहिंग्याओं के लिए सुरक्षित आवास को बनाने, शरणार्थियों के शैक्षणिक और आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विशेषज्ञों द्वारा यह सलाह भी दी जाती रही है कि किस प्रकार से भारत को मेरिट के आधार पर उन्हें नागरिकता दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए
और मुख्य रूप से भारत को 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन को लागू करना चाहिए, जिसको भारत ने अब तक लागू नहीं किया है। साथ ही साथ भारत द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम में भी सुधार करना होगा और इस सुधार के माध्यम से उत्पीड़ित मुसलमानों को भी नागरिकता देने पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसमें मूल बात आपको मानवीयता, मानवता याद रखनी है, जिसके आधार पर रोहिंग्या संकट के निवारण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। मुख्य रूप से संदर्भित है भारत जापान अंतरिक्ष सहयोग को लेकर, जिसमें भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों इसरो और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के द्वारा वर्चुअल आधार पर एक मीटिंग की गई है और इसके तहत वार्ता और सहयोग पर बल दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी का निरीक्षण करने, चंद्रमा के संदर्भ में सहयोग को बढ़ाने और सैटेलाइट नेविगेशन आदि के संदर्भ में सहयोग को बढ़ावा दिए जाने पर कार्य किया गया है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से स्पेस सिचुएशन जागरूकता और प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा दिए जाने पर भी बल है। दोनों देश मिलकर चावल फसली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर कार्य करेंगे। साथ ही साथ वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी सैटेलाइट डाटा के संदर्भ में सहयोग को बढ़ाएंगे। इससे पहले भी भारत और जापान संयुक्त चंद्रमा ध्रुवीय अन्वेषण मिशन पर भी कार्यवाही कर रहे हैं, जिसमें ज्वाइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन महत्वपूर्ण है, जिसके तहत 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक लैंडर और रोवर को भेजे जाने के लिए संयुक्त कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। भारत द्वारा इससे पहले इटली और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसके संदर्भ में समझौता किया गया था, जिसमें इटली और भारत दोनों मिलकर पृथ्वी का सैटेलाइट से निरीक्षण करने, स्पेस साइंस को बढ़ावा देने और इसके संदर्भ में रोबोटिक्स और मानव अन्वेषण को लेकर सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसमें सहयोग कर रहा है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा समग्र रणनीतिक भागीदारी में संशोधन के माध्यम से अंतरिक्ष में भी सहयोग पर बल दिया गया और मुख्य रूप से दोनों देश इसके तहत गगनयान पर संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे, जो एक मानव स्पेस फ्लाइट मिशन है। अब हम देख लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख को, जो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से संबंधित है। मुख्य रूप से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट में दोषपूर्ण अभियोजन के विरुद्ध दाखिल की गई एक याचिका से। दोषपूर्ण अभियोजन, जिसे अंग्रेजी में रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन कहा जाता है, वह उन मामलों को संदर्भित करता है जहां अभियुक्त यानी जिस पर आरोप लगाया गया है वह अपराध का दोषी ही नहीं होता, बावजूद इसके उस पर अपराध के संदर्भ में आरोप लगा दिए जाते हैं पुलिस द्वारा अथवा अभियोजन पक्ष अधिकारियों के द्वारा, और यह एक प्रकार के कदाचार का भी उदाहरण हो सकता है जिससे अभियुक्त के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। हाल के समय में एक घटना देखने को मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति को 20 साल तक जेल में रखा गया, बावजूद इसके उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया था। इसी को हम दोषपूर्ण अभियोजन के उदाहरण के रूप में देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों द्वारा किए गए इस प्रकार के दोषपूर्ण अभियोजन के खिलाफ पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के संदर्भ में गाइडलाइंस बनाए जाने की बात कही गई है। इस याचिका में कहा गया है कि भारत में 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या विद्यमान है। इसके बावजूद पुलिस और अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का जो दोषपूर्ण अभियोजन किया जाता है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रभावी क्षतिपूर्ति मैकेनिज्म विद्यमान नहीं है। इससे न केवल पीड़ितों को गलत केसों में फंसाए जाने की वृद्धि देखी जाती है, साथ ही इससे राष्ट्रों का सामाजिक ताना बाना भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि ज्यादातर जो पीड़ित होते हैं वह वंचित वर्ग से आते हैं, जो सामाजिक न्याय को अन्याय में बदल देता है। इससे न्यायपालिका पर भी बोझ बढ़ता है, जिससे केसों की पेंडेंसी बढ़कर वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक हो गई है।
और याचिका के माध्यम से सरकार को यह निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की गई है कि उसके द्वारा विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाए, क्योंकि विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट का संबंध घोर अन्याय की प्रवृत्ति को रोके जाने से था, जिसे अंग्रेजी में मिस कैरेज ऑफ जस्टिस कहा जाता है। 2018 में विधि आयोग की यह रिपोर्ट तब बनाई गई जब दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा नवंबर 2017 में एक महत्वपूर्ण वाद बबलू चौहान वाद में सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वह गलत ढंग से अभियोजित यानी आरोपित और बंदी बनाए गए व्यक्तियों को राहत, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति को दिए जाने के लिए व्यापक कार्यवाही करें और इसके संदर्भ में व्यापक रूप से नीति को बनाया जाए। हालांकि 2017 और 2018 में किए गए इन प्रयासों के बावजूद अब तक इसको नीतिगत रूप में लागू नहीं किया जा सका है और इसी के लिए अब यह याचिका दायर की गई है, जिससे इस प्रकार के जो अभियोजन की कार्यवाहियां देखी जाती हैं, जो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस का घनघोर उदाहरण दिखाई देता है, इसको दूर किए जाने के संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को। जैसा कि हमने यह शुरू किया है कि हम इसका उत्तर आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद से इनका उत्तर बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कल हम इसका आंसर आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह चूना पत्थर से निर्मित किया गया है और वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों की इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईवीएम का प्रयोग पहली बार तमिलनाडु में वर्ष 1982 में किया गया था। ईवीएम्स में नोटा सहित अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नामों को समाविष्ट किया जा सकता है। ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन की एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दस्तलिक भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह अद्वितीय रूप से ग्रीक रोमन कला शैली से संबंधित है। बामियान में बुद्ध की मूर्तियां इसका उदाहरण है। कला के गांधार स्कूल की असाधारण विशेषता यह है कि वह पूर्णता के साथ गुणों का बहुत यथार्थवादी और प्राकृतिक चित्रण करता है। विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। अब एक यूपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए, अधिक संख्या में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू करना चाहिए, शिशु मृत्यु दर को कम करना चाहिए, उच्च शिक्षा का निजीकरण करना चाहिए। अब हम मुख्य परीक्षा के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। जलवायु वार्ताएं केवल पर्यावरण और मानव कल्याण के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक शासन के बारे में भी हैं। इसलिए नई दिल्ली को अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं के लिए कार्बन और नीति स्थान सुनिश्चित करने के लिए अपनी हरित प्रतिबद्धताओं का लाभ उठाना होगा। उदाहरण देकर स्पष्ट करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्याओं को दुनिया के सबसे अधिक उत्पीड़ित समुदाय के रूप में चिन्हित किया है। इस संदर्भ में रोहिंग्याओं की दुर्दशा और उनके प्रति भारत की नीति की जांच करें। 250 शब्द 15 अंक। इसके हम एक उत्तर संरचना को देख लेते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको इस कथन को स्पष्ट करना है उदाहरणों के साथ, और दूसरा वाला जो प्रश्न है उसमें मुख्य रूप से आपको कथन की जांच करनी है। जांच के तहत आपको इसकी सीमाएं भी बतानी होंगी। पहले प्रश्न की उत्तर संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको भूमिका के तहत जो दिया गया कथन है उसको संक्षेप में आप उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे, और इसके तहत मुख्य भाग में आप जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं के संदर्भ में
कुछ हालिया घटनाक्रमों की उदाहरण देकर भी चर्चा करेंगे, जिसमें आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति के तत्वाधान में नवीन प्रकार की वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं, पेरिस जलवायु सम्मेलन पर नवीन प्रतिबद्धता आयोजित की जा रही है, किस प्रकार से वर्तमान में जो जलवायु न्याय है और कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में किस प्रकार से न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने की बात की जा रही है, उसको भी आप उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप जलवायु परिवर्तन को रोके जाने के संदर्भ में भारत द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आप एक सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आप बल भारत जैसे देशों की विकास आकांक्षाओं और हरित प्रतिबद्धताओं के मध्य संतुलन पर देंगे, जिसमें आपको इस बात पे बल देना होगा कि भारत जैसे देशों को विकास करने का भी अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ हमें हरित प्रतिबद्धताओं को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसकी भूमिका में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान रोहिंग्या संकट का परिचय देंगे। फिर आप रोहिंग्या संकट को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करते हुए कुछ प्रमुख आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे। फिर आप रोहिंग्याओं पर भारत के रुख को बताएंगे और इस संकट के निवारण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों की व्याख्या करते हुए आप भारत की नीति की जांच करेंगे और इसमें कुछ प्रमुख सीमाओं की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप एक अग्रगामी मार्ग प्रदान करते हुए सकारात्मक निष्कर्ष देंगे, जिसमें आपको मुख्य रूप से रोहिंग्याओं के साथ मानवतावादी आधार पर व्यवहार किए जाने पर बल देना होगा। तो इस प्रकार से बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स की चर्चा की। अगर आपको हमारे द्वारा की गई पहल पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।